नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा के रोहतक में अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी का निशानदेही पर दूसरे आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 2 पुलिसकर्मियों के सोने के आभूषण ही छीन लिए गए थे। वहीं पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। लोगों ने पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी को भी छुड़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को तितर बितर किया। रोहतक के शीतल नगर में 2 जनवरी को पुलिस अवैध हथियार के मामले में आरोपी को पकड़ने गई थी। इसी दौरान पुलिस पर लाठी डंडे और स्लाइगर से हमला कर दिया, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर अवस्था में रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जबकि 2 पुलिसकर्मियों के सोने के आभूषण छीन लिए गए थे। वहीं पुलिस टीम को घेरकर दूसरे आरोपी को भी छुड़ाने का प्रयास किया गया। शिवाजी कॉलोनी थाने के हवलदार देवेंद्र की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने प्रीतम नामक आरोपी को अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में प्रीतम ने शीतल नगर के रहने वाले प्रदीप का भी नाम लिया, जिसके बाद पुलिस प्रदीप को गिरफ्तार करने के लिए शीतल नगर पहुंची। इस दौरान प्रदीप की मां ने शोर मचा दिया और लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। रोहतक पुलिस ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में युवक पर फायरिंग की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सीआईए 2 प्रभारी एसआई सतीश कुमार ने बताया कि 30 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि एमजीयू हट में गोली चली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गांव खेड़ीसार निवासी विक्की की शिकायत के आधार पर पीजीआईएमएस थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। शुरुआती जांच में पता चला कि विक्की 30 दिसंबर को एमडीयू में आया था। विक्की अपने दोस्त के साथ चाय पीने के लिए एमडीयू हट में गया था। जब विक्की और हितेश वापस चलने लगे तो हितेश कार में बैठ गया। जब विक्की फोन सुनते हुए चलने लगा तो अंशुल, रॉबिन, लव, मलिक, राहुल और कई अन्य लड़के लाठी डंडे और हथियार लेकर वहां आ गए। उन्होंने विक्की को जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। 1 जनवरी को गद्दीखेड़ी गांव में कब्र में दफन लाश ने पति पत्नी और बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना का आज पर्दाफाश किया है। खुद से 17 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी उसकी नाबालिग बेटी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। यही नहीं, हत्या करने से पहले आरोपी पत्नी ने मृतक की मनपसंद सब्जी बनाई, उसे शॉपिंग करवाई और शाम को घूमने का बहाना बनाकर उसकी हत्या कर दी। जिस पत्नी ने कभी 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के रिश्ते को निभाने की कस्में खाई थी, उसी हत्यारी पत्नी ने घायल कर अपने ही पति को कब्र में उसके शरीर पर नमक डालकर दफन कर दिया। इस सारे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी पत्नी से पूछताछ की और पुलिस के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी गुरमीत, उसके प्रेमी व गुरमीत की नाबालिग बेटी को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस ने क्या कुछ बताया, पहले वो सुनिए। हुआ था हमारे थाने में, बाद में पता चला कि एक डेड बॉडी मिली है गद्दीखेड़ी गांव की बनी में। उसके बाद हमारे एसपी साहब ने निर्देश दिए कि इसमें तत्परता से कार्य करते हुए आप उस व्यक्ति की हत्या किसने की है उस संबंध में पता लगाओ। तो हमने तत्परता से कार्य करते हुए अपने एसपी साहब के दिशा निर्देशों अनुसार उन कड़ियों को जोड़ा और बाद में ये चीज़ें पता लगी कि मृतक की जो पत्नी थी वो और गांव के 4 अन्य व्यक्ति वो भी इस मर्डर में शामिल थे। उन्होंने उस व्यक्ति का मर्डर करके उसी बनी में गड्ढा खोदकर उसकी लाश दफना दी और ऊपर से नमक डाल दिया ताकि वो कुछ समय के बाद वो डेड बॉडी गल जाए। पर हमने इसमें सफलता हासिल की। अब तक हम 2 आरोपियों को, एक महिला को गिरफ्तार कर चुके हैं और जिनको 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उम्मीद है आगे भी जो अन्य आरोपी हैं उन्हें भी हम गिरफ्तार कर लेंगे और जो अन्य अनुसंधान बकाया है उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा।
सर ये प्रेम प्रसंग का मामला था कि मृतक की पत्नी ही इसमें इसमें मृतक की पत्नी के गांव के ही जो आरोपी हैं मुकदमे में, उनके साथ अवैध संबंध थे। तो उन्होंने ही ये योजना बनाकर इस काम को अंजाम दिया। जी सर। मृतक की पहले हत्या की गई। हत्या करने के पश्चात उसे पहले से ही योजना अनुसार जो इन आरोपियों ने गड्ढा खोदा था उसमें उसको दफनाया गया और उसके ऊपर नमक का छिड़काव किया गया ताकि वो डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए। सर क्या मृतक को पहले से आभास हो गया था कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग है? मृतक को पहले से ही पता था। इसको लेकर उनके घर में कई बार पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। मृतक की जो पत्नी थी उसकी नाबालिग बेटी भी इस पूरे प्रकरण में शामिल रही। रोहतक में ईसाई मिशनरीज और हिंदू संगठनों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 25 दिसंबर को भी हिंदू संगठनों के लोगों ने ईसाई मिशनरीज के ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को हंगामा कर उसे नहीं होने दिया। हर रविवार को तेज कॉलोनी में होने वाली प्रार्थना सभा के सामने आज हिंदू संगठनों के द्वारा फिर ईसाई मिशनरीज के कार्यक्रम के सामने हवन यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। एक तरफ ईसाई मिशनरीज की प्रार्थना सभा होती रही, दूसरी तरफ हवन यज्ञ होता रहा। यहाँ पर पहुंचे एक हिंदू धर्म गुरु ने ईसाई मिशनरीज पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया। इस पर वे बोले कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, मगर धर्म की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाने का काम गलत किया जा रहा है। हम यहाँ हर रविवार को इस तरह हवन यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं ईसाई धर्म की तरफ से बयान आया है कि यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आते हैं। यहाँ किसी प्रकार का लाभ लालच नहीं दिया जाता है कि कोई धर्म परिवर्तन करे, और यहाँ पर कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर जो आता है उसका इलाज हो जाता है। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। हिंदू संगठनों द्वारा ईसाई मिशनरीज प्रार्थना सभा के सामने हवन यज्ञ करने को लेकर जो तनाव है उसको लेकर पुलिस भी बुलानी पड़ी। देखिए, हनुमान तो हमारे दिल में बसे हुए हैं, उसके लिए हमें कोई निश्चित समय करने की जरूरत नहीं है। जब मन में भाव आया, रात में मन में भाव आया कि आज यह हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे, तो आज सब समाज के लोगों के साथ और यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर यह हनुमान चालीसे का पाठ और हवन का पाठ किया गया। ईसाई लोग यहाँ पर प्रार्थना सभा कर रहे हैं, आप लोग उसके सामने कर रहे हो? नहीं, प्रार्थना सभा वो अपने कर रहे हैं, हम अपने जगह पे कर रहे हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है। मंदिर के अंदर वो अपने धर्म का पालन करे, हम अपने स्थान पर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसमें हमें हमारा संविधान भी इजाजत देता है, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन आप लोगों का पूर्ति क्या है? पहले भी आप लोगों ने मैंने शिव मंदिर में, ये जो शिव धर्मशाला आप कह रहे हैं, वहाँ भी यही बात कही थी। हमें किसी का जन्मदिन मनाने की कोई ऐसी विरोध हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी जन्मदिन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आएंगे, हम शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्म दिवस की, लेकिन विरोध वहाँ है जहाँ धर्मांतरण है, जहाँ हमारे लोगों को बरगलाकर धन के लालच पर बीमारियों के बहकावे में आकर ये धर्मांतरण किया जाता है। हमारा विरोध वहाँ पर है। नहीं, धर्मांतरण की गतिविधियां यहाँ लोकल लोगों के बीच में चर्च बनाकर ये लोगों को बरगलाने का ही काम कर रहे हैं, धर्म से पथ भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। उस पथ भ्रष्ट को रोकने के लिए हम ये अपना हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आगे कैसे रहेगा? देखो, ये तो निरंतर रहने वाली प्रक्रिया है। प्रयागराज में भी असंख्य लोग वहां पर जाकर धर्म को स्वीकार करेंगे, अपने धर्म वापसी करेंगे। जो लोग गैर धर्मों में जाकर चले गए, किसी बहकावे में आकर, किसी लालच में आकर या किसी जोर जबरदस्ती के आकर, लेकिन हमारा जो है धर्म किसी को धर्मांतरण करने की इजाजत नहीं देता। हमारा धर्म सदैव चलने वाला धर्म है और ये धर्म में वापसी होती है। अगर कोई भटका हुआ व्यक्ति अपने धर्म में, अपने घर में वापस आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। स्थिति हो जाएगी अपने सामने? हाँ जी, तनावपूर्ण स्थिति नहीं हो जाएगी? नहीं, तनावपूर्ण क्या, वो अपने अंदर कर रहे हैं, हम अपने अंदर कर रहे हैं। हमने बाहर टेंट लगाकर काम नहीं किया। लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है और यहाँ अपने स्थान पर ये कार्य कर रहे हैं। 7 साल से आज तक किसी का धर्म नहीं बदला। आप यहाँ पर इतनी भीड़ आई हुई, आप किसी से भी पूछ सकते हैं क्या तुम्हारा धर्म बदला? आप डिस्कशन करो, लोगों से मिलो, जाकर उनकी टेस्टमनी लो। लोगों की लाइफ में परमेश्वर ने बड़े काम किए। इसको प्रदीप को बुलाओ आगे।
परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, इसीलिए लोग यीशु मसीह के पास आए हैं। उनके धर्म नहीं बदले हैं, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं, उनके हालात बदल गए हैं। हाँ, मेरा नाम प्रवीण सिंह है। आपको लगता है कहीं नाम से मेरा धर्म बदल गया? जब मैं सिंह हूं तो मतलब मैं सिंह ही रहूंगा। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं थॉमस नहीं बना, मुझे आज 30 साल हो गया प्रभु में, मैं थॉमस नहीं बना, मैं प्रवीण सिंह ही हूं। इस भाई को देख रहे हैं आप? क्या? ये देखिए, इधर देखो, 11,000 वोल्ट बिजली से मरने वाला था ये आदमी। जब ये हॉस्पिटल में था, डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया। अब जब इसके लिए प्रार्थनाएं की गई तो ये बच गया। इसकी कितनी सर्जरियां थी? इस सर की सर्जरी थी, कोई सर्जरी नहीं हुई। हाँ, थे यमुनानगर के कुलदीप प्लास्टिक सर्जन। अब भी पता कर लो, अब भी पता करो और मेरी फोटो भी है। कोई बात। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर ने इसका धर्म बदला? अगर इसकी जिंदगी बचाना धर्म बदलना है तो फिर इसका मतलब ऐसे धर्म रोज बदलने चाहिए। लोगों की जिंदगी बचाओ। अभी ये लोग आए हुए हैं, इनको क्या काम करना चाहिए? इनको ठेकों पर जाकर ये प्रदर्शन करना चाहिए। देखो तुम, जहाँ पे लोग नाश हो रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग जो नशे करते थे वो लोग आजाद हो गए। क्या नशे छुड़ाने लोगों का धर्म बदलना है? हाँ, ये लड़के को बचपन से दौरे पड़ते थे, देखो दौरे पड़ते थे। हाँ? अभी कितने साल आपने दवाई खाई है? 18-20 साल दवाई खाई। प्रभु ने कितने साल हो गए? 2.5 साल से अभी तक कोई दौरा नहीं। अब अपना नाम बताओ, नाम क्या है? रोहित। क्या ये माइकल जैक्सन बन गया क्या? भिवानी रोड स्थित जनसेवा संस्थान आश्रम में 5 से 10 जनवरी तक 6 दिवसीय कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ आज रविवार को किया गया। जनसेवा संस्थान के संचालक महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद महाराज के सानिध्य में एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कंबल वितरण का शुभारंभ किया। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान राजेश जैन ने कहा कि जनसेवा संस्थान हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाता है। जनसेवा संस्थान की तरफ से कुछ दिन पहले ही रैन बसेरा भी शुरू किया गया है, जो रात के समय जरूरतमंदों को ठंड से बचाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। जनसेवा संस्थान समय समय पर जरूरतमंदों के लिए पुण्य के कार्य करता रहता है। कार्यक्रम के पहले दिन जनसेवा संस्थान रोहतक द्वारा 290 गरीब विधवाओं को कंबल वितरित किए गए। तो सबसे पहले तो सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वामी जी को, परमानंद जी को साधुवाद। कि हर वर्ष जो है आज जनवरी के महीने में, और इस बार तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सर्दी के साथ हवा भी है, 6 से 7 डिग्री सुबह टेम्परेचर है, कोहरा भी है। तो उसमें आज स्वामी जी ने यहाँ कंबल वितरण किया है और काफ़ी अच्छी मात्रा में कंबल इन्होंने मंगवाए हैं। तो सुबह मैं देख रहा हूँ कि भाई 8 बजे से यहाँ लाइन लगी हुई है लोगों की और अगले 6 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो स्वामी जी को, हमारे को अपने साथ जोड़ने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाई पिछली बार उन्होंने जब सर्दियाँ शुरू हुई तो रैन बसेरा को शुरू करा और अभी कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, और आज भी मैं देखता हूँ ये कंबल लेने के लिए भी जो है इतने लोग एकत्रित होते हैं, तो इसका मतलब आज भी बहुत लोग जो है गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। और स्वामी जी ने आज ये भी कहा है कि भाई आने फरवरी में अभी पार्षद के इलेक्शन होने हैं और उसमें लोगों को भी ये प्रेरणा करेंगे कि भाई सफाई अभियान के ऊपर खास तौर से और पर्यावरण के ऊपर ध्यान रखें कि भाई पार्षद बन जाओ तो 75 साल इस बार हमारे रिपब्लिक को हो जाएंगे, हमारे संविधान को बने हुए। तो कम से कम इस मानसिकता से जो निकलें भाई कब तक हम अपनी सिर्फ गलियों को, नालियों को, सीवर को और सफाई के ऊपर ही आप लोगों से, पार्षद लोगों से भीख मांगते रहेंगे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं कैंडल मार्च लेके सब लोगों में प्रेरणा दूंगा
कि भाई सफाई के ऊपर खास से ध्यान रखें और पार्षद उसी सफाई को माध्यम रखते हुए चुनाव जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। जन सेवा संस्थान की ओर से अनेक प्रकल्प सेवा के चलाए जाते हैं। जैसे इस समय हमारे 10 वृद्ध आश्रम अनाथ आश्रम चल रहे हैं, जिनके अंदर इस समय लगभग 1100 बेसहारा लोग रह रहे हैं। 800 बच्चों के साथ निःशुल्क पब्लिक स्कूल चलता है। मेडिकल में सभी लावारिस मरीजों की देखभाल के साथ साथ दोनों समय भंडारा की व्यवस्था रहती है। इस समय हम लोगों ने आज कंबल वितरण के लिए कार्यक्रम किया है। 1400 कंबल पानीपत से आए हैं। आज हमारे संस्थान के संरक्षक श्री राजेश जैन जी, इन्होंने शुभारंभ किया है आकर के यहाँ पर आकर के, और साथ साथ हमारा रैन बसेरा चलता है बस स्टैंड के पास के ऊपर। उस रैन बसेरे के अंदर जितनी कैपेसिटी है लगभग 35-40 लोग हर रोज वहां पर ठहरे हैं। कभी 38 आदमी, कभी 40 आदमी, कभी 35 आदमी। डेली की रिपोर्ट आती है। प्रत्येक व्यक्ति को रजाई, कंबल, गद्दा, तकिया सारी चीजें मिलती है, और शाम का भोजन भी जितने भी वहां पे ठहरने के लिए आते हैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी वहां पर रहती है। प्रत्येक रविवार को रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर से लेकर डोबधाम बालाजी मंदिर तक विशाल ध्वज यात्रा निकाली जाती है और इसमें तमाम भक्तजन शामिल होते हैं। प्रत्येक रविवार की तरह इस बार भी यात्रा का आयोजन किया गया है। तमाम भक्तों ने इसमें श्रद्धा भावना से भाग लिया और ध्वज लेकर दुर्गा भवन मंदिर से पैदल यात्रा करते हुए डोबधाम मंदिर पहुंचे। रास्ते में कई जगह पर भंडारों का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान भक्तों ने डोबधाम मंदिर पर पहुंचकर अपने ध्वज को चढ़ाकर भगवान के चरणों में मन्नतें मांगी। माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बाल संस्कार कार्यक्रम का आयोजन नए भवन काठमंडी रोहतक में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाज सेवी ट्रैफिक पुलिस से SHO अशोक कुमार एवं विशिष्ट अतिथि रियल गोल्ड फार्मिंग के MD राजेश गुलिया रहे। विशिष्ट अतिथि ट्रैफिक पुलिस ASI राजेश कुमार, रक्तदाता प्रेरक JP गौड़ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन हरि प्रकाश एवं संयोजन अजेश गुप्ता ने किया, जबकि मंच का संचालन पवन गोयल ने किया। दिनेश गर्ग ने बताया कि चेयरमैन हरि प्रकाश, वरिष्ठ सदस्य गोविंद राम सिंगल, सचिव अजेश गुप्ता को SHO अशोक कुमार व विशिष्ट अतिथियों को फूलमाला, पटका एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हरिहर ट्रस्ट की महिला अध्यक्ष रेणु दलाल, ज्योति हिमांशी के जाखोदा टीम ने संदेशे आते गीत पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। SHO अशोक कुमार ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में 5 महत्वपूर्ण नियम बच्चों के बीच में साझा किए। बताइए कि आज जो है कार्यक्रम क्या किया गया, कौन कौन इसमें शामिल हुए, क्या इसका उद्देश्य है, इस तरह से ट्रैफिक इंचार्ज जो है जी। मैं गोविंद राम सिंगल, माता धनपति देवी ट्रस्ट का वरिष्ठ प्रधान। मेरे साथ में खड़े हैं दिनेश गोयल जी, दिनेश गर्ग जी, अजेश गुप्ता जी, ये हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज आए हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, माता धनपति देवी ट्रस्ट जो है 17 वर्षों से 2006 में ये स्टार्ट हुई थी। आज ये काफी ऊंचाइयों पर पहुंचती जा रही है। उन्होंने बच्चों को यह अवगत करवाया है कि ट्रैफिक के नियमों का अवश्य ऐसे पालन करना चाहिए। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपको तकलीफें आएंगी। जो है किसी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, किसी को किसी रूप में सजा हो सकती है। जो है लाल बत्ती जैसे नहीं, कभी भी जो है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे अनेकों अनेक नियम जो ट्रैफिक के जो बताए गए हैं, जो बच्चों को जो है सावधान किया गया है कि उन नियमों का उल्लंघन ना करें, ताकि वो तकलीफ भविष्य में न आएगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।